Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Why people have not joined yet? Three. Only 10 people. Why people are not joining? DRW. Well, I had to put it off again and put it on again. Good morning, everyone. So we'll start now. We'll not wait more. Why the students? Other people don't know. We have already started the classes. They know it, I suppose. See what happens. This app keeps track on your attendance also, and for how much time you are in the class, even that is being tracked. So if you don't attend the class, it will all be recorded. That cannot be amended or altered anyways. Well, so have you come up with the answers or the questions which we have, raised yesterday? Yes, sir, but एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता. अच्छा, जितना पता लग गया वो बताओ. Mendel experimented for 7 years with pea plant. And next, in 1901, his discovery was rediscovered by Hugo de Vries, Karl Correns, and Eric von Schermach. Correns, Rice, These and three scientists. Schermach. Yeah. Schermach. Yeah. De Vries. है ना, उसको क्या बोलते हैं? इसका pronunciation is different. Hugo de Vries बोलते हैं हम, but it has got a different pronunciation. These words are from a different origin of languages. So we have, but जैसे मैंने आपको शायद बताया था एक बार, जैसे क्या है Volkswagen, तो उसको Volkswagen बोला जाता है. It's called Volk. The same way Hugo de Vries का भी अलग pronunciation है, मैं भी देखता हूँ. I have forgotten it. और कॉरेंस है और उसके बाद शमाक भी है. तो ये तीन लोगों ने उसको फिर से रीपब्लिश किया था हिज फाइंडिंग्स पे.
एंड और क्या क्वेश्चन रेज किया था हम लोगों ने? किस यूनिवर्सिटी और किस पर्सन को मेंडल ने अपना वर्क दिखाया था? अच्छा, हाँ हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ढूंढने में, मिला क्या लेकिन? यूनिवर्सिटी और पर्सन नहीं मिला सर, बट हमारे पिछले 12th के बुक में वगैरह दिया है कि नेचुरल सोसाइटी ऑफ साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रुन में उसने प्रेजेंट हाँ किया था, एंड हाँ हिज हाँ वर्क वाज पब्लिश्ड इन द पेपर कॉल्ड हाँ हाँ। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। सॉरी गाइस, गड़बड़ हो गई बीच में, दो बार फोन भी आ गया, दैट आई हैव टू पिक सम इम्पोर्टेंट कॉल्स। वेल हाँ, तो हम बात कर रहे थे, किसने, फाल्गुनी ने बताया मुझे अभी। हाँ सर। हाँ, तो आपने कहा था कि वो 3 साइंटिस्ट हैं, डिवरेस है, कॉरेंस है और चेकमार्क है। ये तीनों ने मिलकर उसको रीपब्लिश किया था 1901 में। और आपने जो बोल रहे थे कि आपकी 12th की बुक में आपने जो पढ़ा है नेचुरल हिस्ट्री, सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रन, तो वो जो है दैट इज़ अ स्मॉल सोसाइटी इन ऑस्ट्रिया में, और ब्रन ब्रन जो अभी शायद चेकोस्लोवाकिया में आता है, अभी ऑस्ट्रिया का जो सिटी है। और वहाँ की सोसाइटी में इट वाज प्रेजेंटेड बाय हिम, his findings, his observations were presented little, एक थोड़ी सी छोटी सी कंट्रोवर्सी सॉर्ट ऑफ है, वो ये कि सब लोग कहते हैं कि मॉन्क था, मॉन्क है, मेंडल मॉन्क थे, लेकिन इतनी सारी पढ़ाई क्यों किए, बट ही वेंट इनटू मॉन्कशिप, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, जैसे कि अभी क्रिश्चियंस में ब्रदरहुड भी रहता है, ब्रदर फादर जब बनते हैं तो फादर बनने के लिए वो कुछ समय के लिए थियोलॉजी पढ़ते हैं इन सम चर्च, और वो वहाँ रहते हैं। ये यूजुअली कैसा होता है कि दोज हु हैव अडॉप्टेड द रिलीजन एंड दे वांट टू गेट देमसेल्फ एजुकेटेड, like under the auspicious hand, like blessings of the church के थ्रू वो यदि एजुकेट करना चाहते हैं अपने को, तो चर्च स्पॉन्सर्स देम, तो फ्री एजुकेशन फ्री हो जाता है। तो फॉर दैट पर्पस ओनली इवन मेंडल ने भी वही किया था कि पढ़ने को पैसे नहीं थे, ही वाज अ सन ऑफ ए फार्मर, तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ आगे, तो फिलॉसफी लिया था उन्होंने पढ़ने के लिए, बट ही वाज अ गुड मैथमेटिशियन ऑल्सो, तो वो for that purpose he has joined the monastery and he became a monk, but he was a पढ़ने वाले monk थे वो, है ना, तो preaching वाले monk नहीं थे, पढ़ाई करते थे, monastery में रहते थे। तो anyways, तो वो जो सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन का जो था, वहाँ पे उन्होंने उसके एक प्रोग्राम में, एनुअल मीट में उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को 65 की शायद बात है ये, 1865 प्रेजेंट किया था उन्होंने। But his assumptions, his paper, his findings were treated as if he has been talking about plant hybridization, यानी कि plant breeding जो बोलते हैं ना, एक प्लांट दूसरे प्लांट से क्रॉस करा के तीसरा प्लांट बनाना, जैसे ग्राफ्टिंग करते थे, तो लोगों ने उन चीजों को उसको उस टर्म में समझा। They have understood, they tried understanding his observations as plant hybridization techniques, या प्लांट्स कैसे हाइब्रिडाइज किए जा सकते हैं, कैसे क्रॉस किए जा सकते हैं, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स जो आज हम बोलते हैं, उस टर्म्स में किसी ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की थी। बट क्या हुआ था एक्चुअली, लोगों ने कहा था कि ये पब्लिश ही नहीं हुआ उनके काम, लेकिन वो सोसाइटी का एक प्रोसीडिंग्स आता था साल में एक बार, तो नेक्स्ट ईयर 66 में या कुछ, तो भी उस सोसाइटी के जो भी कॉन्फ्रेंसेस या कुछ प्रेजेंटेशंस होते थे, उन सब का एक प्रोसीडिंग समझते हो आप लोग? एनीबॉडी अंडरस्टैंड्स प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कॉन्फ्रेंस और अ सेमिनार? नो सर। ओके, सपोज एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया, तो वी इनवाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, different geological regions, but we call them for their presentation, for their research work, or for their academics in one topic, यानी सपोज एक टॉपिक के ऊपर हम लोगों को इनवाइट करते हैं to present themselves,
either in form of academics, in form of research or in some other format. वो सभी अपने काम को वहाँ प्रेजेंट करते हैं, और वो जो उन्होंने प्रेजेंट किया था दैट वुड बी रिटन इन अ पेपर फॉर्मेट, एक मैन्युस्क्रिप्ट के तरीके से उसको लिखा जाता है जो वो प्रेजेंट किए होते हैं वहाँ पे, एंड दैट कंटेंट इज बीन पब्लिश्ड आफ्टर द कॉन्फ्रेंस. That content of all the presentations, all the experts' deliberations, they are jotted down, manuscripted, and those manuscripts are published in a form of a book. When a book is published with the manuscripts of the people who have presented their work in a conference or a symposium or a seminar, national or international level, whatever it is, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसीडिंग्स. यानी हर कॉन्फ्रेंस के पीछे एक प्रोसीडिंग आ सकती है. सपोज जैसे हमारे इंडिया में एक होता है साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस, ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है इंडिया में, हर 4 साल में एक बार होता है. तो 4 साल में एक बार होता है, तो वहाँ पे हजारों लोग आते हैं. मतलब वहाँ की अटेंडेंस मेरे ख्याल से 3000-4000 ऐसे अटेंडेंस रहती है. और सोचिए इस हिसाब से कितने प्रेजेंटेशन एक हफ्ते का, एक प्रकार से ना वो रिसर्च वालों का मेला है, एक हफ्ते का या 5 दिनों का वो होता है पूरा, मंडे टू फ्राइडे, और 2 दिन उनको रिक्रिएशनल रहता है कुछ. तो वो अब सोचिए वहाँ पे 1500-2000 लोग प्रेजेंट करते हैं अपने आप को वो 5 दिनों में अलग अलग स्पॉट्स पे. तो हर एक वर्क को तो प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. तो नाउ क्या हो गया कि एक अच्छे कॉन्फ्रेंस उन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट्स को छापता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, अदरवाइज छापते नहीं है. यानी कि वो अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए कि वो जो प्रोसीडिंग छपी है बुक फॉर्मेट में, दैट वुड बी यूज्ड बाय मेनी. जो पॉपुलर लेक्चर्स होते हैं या पॉपुलर रिसर्च वर्क रहता है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है. तो सभी के मैन्युस्क्रिप्ट्स उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं इफ द पार्टिसिपेंट्स आर मोर. Okay, if participants are less, then all the manuscripts can be published. It depends upon the decision of the organizing committee of that conference, right? So proceedings is nothing but a book format of the research work which has been presented in the that particular conference is been published in the format of a book. ठीक है, तो ये इसको प्रोसीडिंग्स बोलते हैं. तो कभी भी प्रोसीडिंग नाम सुना तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो प्रेजेंट हुआ था उन सबके मैन्युस्क्रिप्ट्स को इन्होंने एक बुक फॉर्मेट में publish किया है. So it was the next year, in 1866 I suppose, वो proceedings छापी गई थी उस सोसाइटी के पूजा एनुअल मीट के गैदरिंग के बाद. तो उसमें इनके भी कंटेंट को छापा गया था. अब क्योंकि ऐसा हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि ग्रेगर के काम को 1900s में ही रीडिस्कवर करके राइस कॉरेंस और शेफमार्क ने उसको पब्लिश किया था. तो उसके पहले तक क्या पब्लिश नहीं हुआ ऐसा ही हमें मालूम था. जब तक मैं स्कूल में था तो मुझे यही मन था कि उसके पहले कभी पब्लिश नहीं हुआ. बट इट्स बीन पब्लिश्ड, बट इट इज नॉट बीन पॉपुलराइज्ड, इट इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. होता कैसे है, ऐसा भी कुछ लोगों ने मार्क किया था कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ था. क्योंकि किसी एक जर्नल में यदि छपती है कोई चीज़ तो वो जर्नल अलग अलग इंस्टीट्यूट के लोग, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग सब्सक्राइब करते हैं और उस जर्नल को बुलाते हैं, दे बाय इट. सो एवरीबडी हैज़ गॉटन एक्सेस टू दोज पब्लिकेशंस. बट ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जो प्रोसीडिंग्स छपती हैं वो यूजुअली, जब पहले तो ऑनलाइन कुछ था नहीं, तो वो क्या होता था कि पीपल यूज्ड टू those proceedings have to be made popularized, they have to make popular. How? Like distributing the copies to different universities and academic institutions. तो ये ऐसे प्रोसेस हुआ करता था उन दिनों में. तो ये भी ऐसा कहा था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, इसको पॉपुलराइज नहीं किया गया था. बट इवन ये कहा गया था कि वो सोसाइटी ने उनकी उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी उसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को भेजा भी था एज अ book format which has got the manuscript. But his work was not not given so importance at that time. It was considered as a a techniques or methods by which he has crossed the plants, nothing much. उसके ऊपर किसी ने कुछ सोचने की कोशिश भी नहीं की. And the type of laws and all which he was talking about, those were not given any importance at all. और कुछ पूछा था कल, और कुछ रेज किया था हमने. रिसर्च का टाइम ड्यूरेशन कितना था सर उसका? अभी इन्होंने 7 साल बताया है. ऐसा माना जाता है
It is believed that उन्होंने 1854 से उनका काम शुरू किया था, तो mid 1854 से ऐसा माना जाता है। Your voice is breaking. और sir, now it's clear? It's okay now. Yeah. ओके सर। सर ऐसा माना जाता है कि 1854 से उन्होंने अपना काम शुरू किया अराउंड 1854 एंड 63 खत्म हो गया, तो 65 नियर अबाउट 63 completed. It is written in. We can say that around 8 to 9 years of total research work is done. एक जनरेशन नियर अबाउट 6 months का होता था, मतलब पर ईयर 2 जनरेशंस ऑब्जर्व करने के लिए मिलते थे। According to that, and 8 years of research, which like in total 16 generations were being observed during that research time period. Okay, good. You have put a good logic behind it. Falguni, do you agree कि इतने 16 to 17 generations होने पड़े? हाँ सर, मेरे अकॉर्डिंग तो बुक के अकॉर्डिंग तो 7 years दिया है, बट आई ऑल्सो सर्च ऑन इंटरनेट तो ये सेम 8 to 9 years का कैलकुलेशन वहाँ पे दिया था। सो मैंने भी ऐसा ही लॉजिक लगाया कि पर ईयर अगर 2 जनरेशंस होते हैं एक पी प्लांट के, तो मे बी 14 to 16 years 16 जनरेशंस उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, ओके। एंड और कुछ हमने कुछ रेज किया था, कुछ और चीजें? नो सर, ये 4 क्वेश्चंस थे। ओके, अब रही बात एक बात जिसमें मैंने पूछा था वो किससे मिले थे या किससे उन्होंने चीजें दी थी या कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे उन्हें मतलब नकारा गया था, राइट? अब वैसा था कि आप लोगों ने सुना होगा 1850s की बात है। चार्ल्स डार्विन वाज वेरी फेमस एट दैट। चार्ल्स डार्विन ही है ना? डार्विन वाला कौन है? हाँ सर, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ या इवोल्यूशन वाला। तो वो चार्ल्स डार्विन जो है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन जो थे बहुत पॉपुलर थे उन दिनों में 1850s के अराउंड। अच्छा, आपको मालूम है वो चार्ल्स डार्विन अपने एक शिप में वहां गए थे, कौन सा आइलैंड था वो? गैलापागोस, है ना? गैलापागोस आइलैंड्स गए थे, तो ही स्टेड देयर फॉर 1 month या 1.5 महीने रहे थे। एंड फिर वो ऑब्जर्वेशंस जो भी था, फिर उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाली बात कही, इवोल्यूशन की बात की, अपना एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। एंड ही वाज सो एक्लेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे उन दिनों में। ये अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, किसी को मालूम है वो कौन सी शिप का नाम है, जिस शिप में गए थे वहाँ पे? किसी को मालूम है? याद नहीं आ रहा सर, मैं दिमाग में है पर बाहर नहीं निकल रहा। दिमाग में है, बाहर नहीं निकल रहा, दिमाग से बाहर निकालो। बीगल HMS बीगल। नहीं, बीगल है ना? हाँ, HMS बीगल। तो वो बीगल से ट्रैवल किए थे वो, मैंने आई मीन क्या बोलते हैं उन लोग, नॉट सी पे ट्रैवल करने को क्या बोलते हैं? वोयाज, है ना? जैसे वोयाज ही कहते हैं। तो वो उन दिनों में तो वो बीगल से गए थे और वहाँ पे 1.5 महीना रहे थे। 1 महीना मैंने सुना है, कुछ जगह 1.5 महीना लिखा हुआ है। एनीवेज, तो अब क्योंकि डार्विन ऑलरेडी एक अच्छे पॉपुलर इंसान के बेटे थे, सोचिए ये थोड़ा सा उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम था। क्लर्जीमैन समझते हो आप लोग? क्लर्जीमैन इन द सोसाइटी मतलब क्या? प्रिविलेज्ड फैमिली। हाँ, एक प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करते थे। जैसे यूजुअली उन दिनों में जो रिच हुआ करते थे वही क्लर्जी पर्सन कहलाया करता था। तो यानी कि वो फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड पीपल यूज्ड टू लिसन टू हिम because a big person is saying something which has got some logic, so people have started believing him and he was so popular throughout the world. But at the same time जो ना ये डार्विन की बातें, सॉरी मेंडल की बातें भी सामने आ रही थी, but he was not popular at all because his work was considered, एक रीजन ये भी है कि his work was not given attention, क्योंकि वो बहुत अलग चीज कह रहे थे।
और कई लोगों ने ये भी कहा कि इट्स अहेड ऑफ टाइम बोल के छोड़ भी दिया था, ये समय के आगे की बात कर रहे हैं ये बोले, समथिंग विच हैज गॉट, क्योंकि सब assumptions थे, सब मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल assumptions के बेसिस पे डिराइव किए हुए प्रिंसिपल्स थे। तो पीपल नीडेड सम पीपल, देन यू नो कुछ लोगों का काम जरूरी था उसमें टू गिव इट द अदर वे, दे वांटेड इट टू बी प्रूव्ड अदर वे, वो किसी ने किया नहीं, बिकॉज सब लोग इवोल्यूशन की ही बात करते थे उन दिनों में, सब लोग डार्विनिज्म की ही बात करते थे, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, और क्या है, ओनली द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव, क्या बोलते हैं उसके पॉइंट्स क्या हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर नेचुरल एग्जिस्टेंस, सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो है इस पे ही, ये इतनी नई थ्योरी थी उन दिनों के लिए, इट वाज वेरी मच पॉपुलर, मतलब जैसे ना, जैसे कि अभी होता, पता नहीं आप लोग क्या बात करते हो, आप लोग की जनरेशन में क्या बहुत पॉपुलर है, बट एक समय था हमारे टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, तो उस समय एक ऑर्कुट नाम का एक ना सोशल मीडिया हुआ करता था, गूगल का हाँ, जैसे फेसबुक होता है आजकल, उसमें ऑर्कुट नाम से हुआ करता था, बाद में क्लोज कर दिया गूगल ने। तो जब भी कोई हमारी जनरेशन कहीं मिलती थी तो बोलते कि ऑर्कुट में अकाउंट है, ऑर्कुट में कितने लोग से फ्रेंडशिप है, तो यही बातें हुआ करती थी। तो वैसे ही था साइंस के फील्ड में, सब लोग उसमें सिर्फ एवोल्यूशन के बारे में ही बात करते थे, डार्विन के बारे में ही बात करते थे, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ साइंसेस, क्योंकि इतना पॉपुलर हो चुका था। तो मे बी एक रीजन ये भी था कि मेंडल वाज डिड नॉट गेट एनी अटेंशन अगेंस्ट हिज ऑब्जर्वेशंस। एनीवेज, तो ये जो उन दिनों में जैसे मैंने बताया कि प्रोसीडिंग्स को बांटा गया था टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भेजा भी गया था, तो क्योंकि डार्विन प्रसिद्ध था और ऊपर से उसको सपोर्ट करने के लिए जर्मनी से बहुत सारे साइंटिस्ट उन चीज़ों को सपोर्ट करते थे, दे यूज्ड टू सपोर्ट डार्विन। तो पूरा का पूरा एक साइंस फील्ड जो है ना, एक तरफ था, मतलब सिर्फ इवोल्यूशन के बारे में बात करते थे। जैसे देखिए, अब जैसे कि उसके पहले जितना भी आप सेल बायोलॉजी में देखोगे, तो वो क्रोमोसोम ही चलता था एक समय तक, बहुत समय तक सिर्फ क्रोमोसोम्स ही लोगों ने बात की। क्रोमोसोम्स की मतलब उन्होंने क्रोमोसोम को इतना पकड़ के धो दिया कि लाइक मतलब ना, वॉकिंग क्रोमोसोम, लाफिंग क्रोमोसोम, ऐसे 10 नाम देने चालू कर दिए, जंपिंग क्रोमोसोम, ऐसे ढेर सारे नाम है। क्रोमोसोम का एक आर्म, क्रोमोसोम का लंबा आर्म, क्रोमोसोम का स्टेम, बहुत सिर्फ क्रोमोसोम लोगों को लगता है बस यही सब कुछ है, ये जेनेटिक मटेरियल ये सब कुछ लेके जाता है। बट जब तक डीएनए पता नहीं चला, तब तक क्रोमोसोम की वैल्यू बहुत थी। हाँ, सब क्रोमोसोम ही बात करते थे, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट डीएनए। बट जैसे डीएनए का जब हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सामने आ गया, क्रोमोसोम तो गए हवा में, ऑफ कोर्स भी पढ़ते हैं हम उसको, बट दे डू नॉट कैरी दैट इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम क्रोमोसोम तो एक स्ट्रक्चर है व्हिच अपीयर्स व्हेन द सेल इज एंटरिंग इनटू डिवीजन स्टेट। जब सेल डिवीजन की स्टेट में एंटर करता है तभी वो क्रोमोसोम नजर आते हैं, अदरवाइज इट डजंट। मतलब वो फिर किस फॉर्मेट में रहता है, वो डीएनए के फॉर्मेट में रहता है। हम डीएनए जान चुके हैं, तो नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम हैव the importance has come down. तो सेम वे, तो ये डार्विन इतने पॉपुलर और इवोल्यूशन के बारे में इतना कुछ चल रहा था, उसके चलते क्या हुआ था, ये दूसरी चीज़ों पे किसी का ध्यान ही नहीं था। और वहाँ पे एक थे नाइगेली नाम के एक साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में, जर्मनी में। आप लोग देखना इसके बारे में, बहुत कम स्क्रिप्ट मिलेंगे आपको इसके बारे में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में इन्होंने इनकी कॉपीज गई थी, ये प्रोसीडिंग्स की कॉपीज गई थी, और वो मेंडल ने सोसाइटी से ये भी मांगा था कि मुझे मेरे स्क्रिप्ट का अलग से प्रिंट आउट दिया जाए, प्रिंट कराए, क्योंकि प्रिंटिंग उस समय बहुत आसान नहीं था। जैसे आज प्रिंटिंग बहुत आसान है, हमारे पास प्रिंटर से भी हम प्रिंट निकाल लेते हैं, बट उन दिनों में प्रिंटिंग मतलब इट्स अ बिग थिंग, बिग टास्क एंड अ ह्यूज थिंग। तो वो उन्होंने उसकी प्रिंट्स भी करवाई थी, कहते हैं कुछ पता नहीं 40 या 50 प्रिंट्स करवाए थे। फिर उन्होंने नागेली को भेजा भी था ये स्क्रिप्ट अपनी तरफ से विद अ लेटर, जिससे उनके बीच में करस्पॉन्डेंस शुरू हुआ था। उनने आपस में बात, उन दिनों में ऐसा टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था, लेटर्स भेजा करते थे, लेटर के जवाब आया करते थे। बट नागेली वाज द पर्सन हु यूज्ड टू ऑब्स्ट्रक्ट हिज फाइंडिंग्स, मतलब उनकी फाइंडिंग्स को ये ऐसा मिलता है, बहुत कम स्क्रिप्ट मिलेगा आपको इसके बारे में, बट यू वुड फाइंड नागेली एंड मेंडल के बारे में देखेंगे तो वो ना रोकते थे कि मतलब ये फालतू की चीजें हैं, बोले इट्स ऑल रबिश, मतलब ये बहुत आगे की बात करते हैं। देन वो कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि बोलते मेंडल बोलते थे ठीक है, जैसे नहीं है कि मेरा टाइम आएगा, वैसा वाला टाइम, माय टाइम विल कम। तो ऐसा भी लोग बोलते हैं, पता नहीं अब स्क्रिप्ट्स कितने सही हैं कितने नहीं है,
बट स्टिल देयर वाज, मतलब मेंडल ने खूब ट्राई किया था कि लेट गुड पीपल अंडरस्टैंड. अब नाइगेली जो है बॉटनिस्ट थे, एंड इवन वो भी ब्रीडिंग पे काम करते थे, प्लांट ब्रीडिंग्स पे काम करते थे. बट जो पी प्लांट पे जो उन्होंने काम किया था उस पर वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे. He used to outrightly reject his findings. वो किसी और पे भी काम शुरू किया था मेंडल ने आफ्टर पी प्लांट, तो वो कोई वीड था उस पे काम कर रहे थे, तो वो उस पे इंटरेस्टेड थे कि बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन सम हाउ टू कंट्रोल द वीड्स एंड ऑल. एनीवेज, सो नाइगेली करके, सी नाइगेली करके एक हैं, म्यूनिक के बॉटनिस्ट हैं. He was a person who had been given all the findings के बारे में, और ये भी कहा गया था कि जो ऑब्जर्वेशंस पहली बार उन्होंने सोसाइटी में प्रेजेंट किया था, उस ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने कई बार करेक्ट भी किया है, कुछ करेक्शंस भी किए हैं, एंड ये सब चीजें उसके पास, नाइगेली के पास थी म्यूनिक में. बट एनीवेज, व्रेस कॉरेंट्स और इन्होंने सब मिल के फिर वो ब्रुन के सोसाइटी से भी उन्होंने स्क्रिप्ट्स निकाली, उनकी प्रोसीडिंग्स में भी निकाली, और म्यूनिक से भी उनके डॉक्यूमेंट्स मिले, और ऐसा जहाँ जहाँ प्रोटेक्टेड नाइगेली ने लेकिन प्रोटेक्ट किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में उन्होंने पूरे कंटेंट को, इट वाज प्रिजर्व, इट वाज केप्ट सेफ इन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, इन द डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंसेस बोलते थे, तो वहाँ बॉटनी के जहाँ भी ये बैठा करते थे या काम करते, इनके लैब में रखा गया था. इट वाज प्रिजर्व, though he was not favoring his observations, his findings, but they were preserved, they were kept safe, they were recorded, they were for future understanding. Anyways, जिसको फिर बाद में रिवील किया गया, रीडिस्कवर किया गया था, and it was published in 1900. So now we would come on to the principles. Yesterday we tried understanding law of dominance. आज हम law of segregation की तरफ पढ़ने की कोशिश करेंगे. But how does that second law was established? क्योंकि देखिए, इस सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही था सब, जितना कुछ भी इन्होंने डिराइव किया या पोस्टुलेट किया, या कहना चाहिए डॉक्ट्रिन्स एस्टैब्लिश किए या प्रिंसिपल्स सेट किए, ये सब चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन ऑब्जर्वेशंस आफ्टर क्रॉसिंग ओवर्स, जनरेशन क्रॉसिंग ओवर होने के बाद. ठीक है, कल हमने देखा था कि उन्होंने एक चीज से कंक्लूड कर ली थी कि यदि एक ही फैक्टर रहा, एक सिंगल एंटिटी कोई चीज रही होती, तो ये जो दूसरे कैरेक्टर के दूसरे ट्रेट्स जो दिखते थे, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो दो ट्रेट्स हुआ करते थे, एक्सट्रीम ट्रेट्स हुआ करते थे, वो ट्रेट्स को रिप्रेजेंट किया करता था एक फैक्टर, जिसको मेंडल ने कहा था नहीं, वो सिंगल नहीं, वो भी पेयर में रहता है, और वो दो ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक उसके एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम एंड्स को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे कि अभी मान लीजिए, हम एग्जांपल ले नहीं सकते, हम ऐसी आर्बिट्ररी सिचुएशन में लेते हैं टॉल एंड शॉर्ट. तो टॉल एंड शॉर्ट के लिए ऐसा करते हैं कि हम हाइट एक कैरेक्टर है जिसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन से टॉल, और ड्वार्फ यानी फिर शॉर्ट वाला एक दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है. ये दोनों ट्रेट्स के लिए एक पेयर ऑफ एलिस रिस्पॉन्सिबल है. वो जो पेयर है वो, लेकिन ऐसा देखा ही गया है कि मान लीजिए कंप्लीटली टॉल पर्सन को एक कंप्लीटली ड्वार्फ पर्सन से हम क्रॉस करते हैं, या प्लांट की बात भी ले लें, हम जब क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग को जब हम चेक करते हैं, तो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई वो मीडियोकर हाइट मिलनी चाहिए या फिर एवरेज हाइट मिलनी चाहिए दोनों के बीच की. ये होता नहीं था. दैट्स वाई ये होता नहीं था. तो क्यों नहीं होता था? तो वो क्यों नहीं होता था उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अज्यूम किया था कि यदि पेयर में रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज आती हैं. फिर उन्होंने यदि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है. यस सर. हाँ, तो ये फिर उन्होंने कहा कि ये इसको यदि हम देखें, यदि किसी भी दो ट्रेट्स को हम यदि उनका स्क्वायर करने वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें ये बताता था कि a स्क्वायर, a यदि एक ट्रेट है, b यदि दूसरा ट्रेट है, तो यदि वो दो पेरेंट्स के क्रॉस होते हैं, यानी उसको स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है. तो a स्क्वायर जो है वो एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो b स्क्वायर जो है वो दूसरे ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है. तो 2ab क्या है? 2ab वो कॉम्बिनेशन है जिसमें वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स में से एक ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर का एक यूनिट, और दूसरा यूनिट उस पेयर का p को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि दूसरा ट्रेट है. लेकिन एक्सप्रेस करते वक्त देखा गया
कि ऐसे उनको अलग से, मतलब हाइब्रिड वाली सिचुएशन है, तो 2A भी हाइब्रिड सिचुएशन है, तो वहां पे एवरेज हाइट आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, या फिर दोनों के बीच की हाइट आनी चाहिए, नहीं आया। वो भी टॉल नजर आता था, ए वाले भी टॉल नजर आते थे, बी वाले ड्वार्फ नजर आते थे। इस प्रकार से ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैथमेटिशियन था वो, इसीलिए ही कुड थिंक ऑफ दिस। यदि सिर्फ बायोलॉजी वाला स्टूडेंट रहा होता तो ही वुड हैव नेवर थॉट ऑफ दिस कि एक पेयर ऑफ एलील्स हो सकते हैं करके, क्योंकि ही वाज नोइंग दिस इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस मालूम थे, इसलिए ही कुड अज्यूम अच्छा दो होंगे तभी पॉसिबिलिटी आती है। देन ही सेड, फिर वो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दो कंडीशंस के नाम निकले। अब मेंडल ने और भी एक्सपेरिमेंट जब करते, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये भी किए थे जो चर्च या मोनेस्ट्री के अगेंस्ट माना जाता था, जिसको हम बोलते हैं बैकक्रॉस। बैकक्रॉस मतलब एनीबॉडी? बैकक्रॉस जो फर्स्ट जनरेशन होती है वहाँ का कोई एक इंडिविजुअल को पेरेंट इंडिविजुअल से क्रॉस करना। हाँ, ऑफस्प्रिंग जनरेशन से पेरेंट जनरेशन को क्रॉस करना। तो ये एथिकली बड़ा ही गलत माना जाता था, दो ही वाज डूइंग इट ऑन प्लांट्स, बट क्योंकि वो पेरेंट मतलब सन या डॉटर हो गया, तो वो फिर पेरेंट्स की तरह क्रॉस कर रहे हैं, मतलब वो अनएथिकल। तो वो रिलीजियस वे में थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखा जाता था उस समय। तो ये बैक क्रॉसेस में फिर एक और चीज आई, टेस्ट क्रॉस। ये सुना है टेस्ट क्रॉस? हाँ सर। हाँ बोलो। जो टॉल प्लांट है F2 जनरेशन का, उसको ड्वार्फ प्लांट के साथ, ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहा, शायद उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कहने का मतलब है कि सामने की जनरेशन से, ऑफस्प्रिंग जनरेशन से, हम जब बैक जनरेशन में बैक क्रॉस जब करते हैं, तो बैक क्रॉस करते वक्त यदि हम पेरेंट जनरेशन में से कंप्लीटली रिसेसिव पेरेंट से जब हम क्रॉस करेंगे, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? अब ये किसी को मालूम है? ये आप लोग के चार्ट्स हम वो पनेट सिस्टम बाद में देखेंगे, अभी उसमें नहीं जाते। एनीवेज, तो ये बैक क्रॉस ये था कि जब सामने की जनरेशन से हम पीछे की जनरेशन पे किसी से क्रॉस करवाएं। टेस्ट क्रॉस वो होता है जब सामने की जनरेशन से हम पीछे कंप्लीटली रिसेसिव ट्रेट वाले इंडिविजुअल से जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो हम उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। टेस्ट क्रॉस कहने का कोई मतलब है, व्हाई वी कॉल इट एज टेस्ट क्रॉस, क्योंकि वो करने से हमें किसी चीज की मालूमात होती है। वो हम जब देखेंगे, हम जब पनेट स्क्वायर्स यूज करेंगे ना, तब हम देखेंगे। एनीवेज, तो अब ये बात तो समझ में आ गई, दो इंडिविजुअल से हमें ये भी एस्टैब्लिश था कि मियोसिस जब होता है, तो जब गमिट्स फॉर्म होते हैं इंडिविजुअल्स में, तो क्या होता है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम सेट जो है गमिट्स में चले जाते हैं, राइट। फिर देन वो यूनाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर एक जाइगोट फॉर्म होता है जिसमें अगेन वो कॉम्बिनेशन ऑफ वो जो सेट ऑफ क्रोमोसोम से मिलके वापस जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि वो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ कि वो क्रोमोसोम सफिशिएंट है एक इंडिविजुअल के पूरे कैरेक्टर्स को कैरी करता है। The set of chromosomes which carry all the representation of the characters. एक इंडिविजुअल, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स से कहते हैं, यानी 23 पेयर्स। इसका मतलब है कि 23 पेयर्स जो है वो हमारा हैप्लॉइड नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 23 पेयर्स में हमारे पूरे कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन है। We do not need another 23 if at all. We can propagate हैप्लॉइड तरीके से हम प्रोपगेट कर सकते होंगे तो, बट वी डू नॉट, वी डू नॉट। अब वहाँ कुछ और चीजें आ गई थी, जैसे आपने सुना होगा क्रॉसिंग ओवर, लिंकेजिंग, ये कुछ और भी चीजें आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें जरूरी है एक और सेट को आना, इसलिए ताकि जब वो पेयर ऑफ एलील्स जब फॉर्म करेंगे तो उस पेयर में से कोई एक डोमिनेंट होगा, तो वो हो सकता है कि फादर की तरफ से आए, किसी और कैरेक्टर के लिए वो डोमिनेंट मदर की तरफ से आए। तो दैट वे ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, उसके थ्रू इवोल्यूशन में वो मदद करता है, इवोल्यूशन में मदद करता है। ये वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस इन द कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस जो होते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने एक और बात कही थी कि वेरिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। फिर बाद में म्यूटेशंस वाली बात है, म्यूटेशन तो खराब करने वाली चीजें थी, लेकिन वेरिएशन में हम यूजुअली हम पढ़ते हैं उसको क्या नाम है उसका, जिराफ वाले का, जिराफ की गर्दन लंबी वाली, जो आज अभी फिजिबल नहीं है, प्लॉजिबल नहीं है, वो प्रिंसिपल Lamarck's use and disuse theory, right? कोई कुछ कह रहा है? हाँ क्या बोल रहे थे हम? लेमार्क, जीन लेमार्क। हाँ, लेमार्क है ना, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, लेमार्क हाँ का सर, ही है आप ना? उसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वेरिएशन की बात कर रहा था मैं। तो वेरिएशंस में मतलब लेमार्क की जो यूज एंड डिसयूज थ्योरी है, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, हालांकि उतने ही उसके वर्टिब्रल कॉलम है नेक के जितने थे, राइट? सर्वाइकल जो वर्टिब्रे थे वो उतने ही थे, लेकिन वो लंबे हो चुके थे। देखने से अब एक्सटर्नली वी कुड फील कि हाँ इतनी बड़ी गर्दन है तो उसमें ढेर सारे वर्टिब्रे होंगे, बट इट वाजंट लाइक दैट। यूज एंड डिसयूज के बेसिस पे ऐसे किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में भी चेंजेस आ सकते हैं, या फिर किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो ये वेरिएशंस को भी उन्होंने काउंट किया था। आई मीन मेंडल ने कुछ बातें इसके बारे में भी बोली है, बट इट वाजंट मोर बहुत इलाबोरेट वे में नहीं था। एनीवेज, तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे ये मदर फादर के हिसाब से जो सेट की बात करते हैं, हैप्लॉइड वाली जब बात करते हैं, हर हैप्लॉइड में, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अब वो कितना सही है क्या मालूम नहीं, दैट वाज माय फिलॉसफी, कि हर मेल, ह्यूमंस में हर मेल इज अ फीमेल फर्स्ट। एक वाई क्रोमोसोम आता है, मेल हो जाता है, अदरवाइज पूरे क्रोमोसोम्स, और वो एक्स क्रोमोसोम भी है उसके पास। ऐसा तो नहीं है कि फीमेल है तो उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल है तो उसके पास 2 वाई क्रोमोसोम है, नहीं। देखा जाए तो फीमेल को यदि हम देखते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स है, एक एलोसोम है जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रही तो एक्स और एक्स रहते हैं, 2 एक्स रहेंगे, बाकी 22 का पेयर है अपने पास। मेल चेक करिए तो उसमें भी 22 के पेयर्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, राइट? अब यहाँ फीमेल को चेक करिए, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 2 एलोसोम्स, 2 में से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक डॉर्मेंट रहता है, राइट? यानी 22 प्लस 2 टाइम्स 44 प्लस 45, 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन 45 क्रोमोसोम्स आर इनफ टू एक्सप्रेस अ ह्यूमन बीइंग फीमेल। 46 क्रोमोसोम डोमिनेंट रहता है, वो काम ही नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को, राइट? वैसे ही यदि मेल में देखेंगे तो 45 क्रोमोसोम्स वैसे ही हैं जैसे फीमेल के पास है। 46 क्रोमोसोम आता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो मेल दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि एवरी ह्यूमन मेल इज बेसिकली अ फीमेल, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वन सिंगल वाई क्रोमोसोम he becomes male। ठीक है, एनीवेज, तो ये जब गमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जब ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जब सेपरेट होते हैं, दिस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का, है ना, हर ऑर्गेनिज्म में जब वो पास ऑन हो रहा है अगले तरफ, मैंने एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जनरेशन में जब वो पास ऑन हो रहा है, कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव यानी पेयर्स ऑफ एलील्स जब पास ऑन हो रहे हैं, तो वो सेपरेट होते हैं, वो सेट सेपरेट होता है, जहां जहां से उनको आया था उनके पास, वो दोनों वापस सेपरेट हो जाते हैं, एंड दे बिकम एविडेंट इन द गमेट्स। फीमेल है तो फीमेल गमेट्स में दिखेंगे, मेल है तो मेल गमेट्स में नजर आएंगे।
राइट। तो इस प्रकार से हर इंडिविजुअल में जब भी उसके गमेट फॉर्मेशन होगा तब वो जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो आए थे वो सेपरेट होते हैं वापस। मतलब कौन कहां से आया था, मेल की तरफ से जो आए थे वो सेट, फीमेल की तरफ से आए थे वो सेट। सपोज करिए ये मेरी ये 4 उंगलियां, ये मेल की तरफ से आए थे, ये फीमेल की तरफ से आए थे। ये दोनों जब साथ में थे तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे अकॉर्डिंगली। ये डोमिनेंट था, फीमेल की तरफ वाला वो एक्सप्रेस हो गया, ये डोमिनेंट रहा, मेल की तरफ वाला वो एक्सप्रेस हो गया, है ना। फिर बाद में ये दोनों डोमिनेंट रहे फीमेल की तरफ से, वो एक्सप्रेस हो गए थे। लेकिन जब इनके गमेट्स बनेंगे तो ये वैसे के वैसे ही सेपरेट हो जाएंगे गमेट्स में। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो जहां से आया था वहां से वो सेग्रीगेट हो सकते हैं वापस इन द फॉर्म ऑफ गमेट्स, और गमेट्स में से वापस वो फ्यूज होके अगेन दे आर रेडी फॉर अ न्यू कॉम्बिनेशन एंड दे आर रेडी फॉर एक्सप्रेसिंग देम इन अ न्यूअर वे। ठीक है। तो वो जो सेग्रीगेशन वाली बात जो है वो अलील्स जो है, अब क्योंकि उस समय जीन्स नहीं बोला करते थे, उस समय क्रोमोसोम्स नहीं बोलते, क्रोमोसोम्स जानते थे उसमें। तो वो जो पेयर ऑफ अलील्स है, पेयर ऑफ अलील्स जहां से आए थे, ये एक पेयर ऑफ अलील है एक कैरेक्टर के लिए, ये फादर से आया, ये मदर से आया। तो ये पेयर ऑफ अलील में से मान लीजिए ये डोमिनेंट है तो उसके थ्रू ये एक्सप्रेस हो रहा है जो भी एक्सप्रेस होना था। लेकिन ये सेग्रीगेट हो जाते हैं व्हेन अगेन दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। फिर से गमेट्स फॉर्म होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, फिर गमेट्स में फिर से जाके फ्यूज होंगे, फिर हो सकता है कि वो दोनों के दोनों डोमिनेंट वाले आ जाएं इस तरह से, या फिर दोनों दोनों रिसेसिव वाले आ जाएं। तो दैट वे द कंटेंट या फिर द सेट ऑफ क्रोमोसोम, द सेट ऑफ alleles are being segregated whenever they proceed for newer generation. Newer generation मतलब गमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। छोटे एनिमल्स में भी वैसे ही, जिसमें गमेट्स फॉर्म नहीं होते उनमें भी यू विल फाइंड द सेम वे, क्योंकि वहां डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम का। ओके, तो ये एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिपेक्ट करता है। और वैसे ही फिर बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ये है कि मान लीजिए ये 2 कैरेक्टर्स को मैं काउंट कर रहा हूँ और ये 2 कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा हूँ, ये कितने भी जनरेशन्स में डिवाइड होके चले जाएं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करते हुए, लेकिन ये अलील एक ये जो पेयर में से एक एंटिटी एलोमॉर्फ, ये अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छोड़ेगा और ये भी अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छोड़ेगा। सपोज ये मेरे दोनों 4 फिंगर्स एक पेयर ऑफ अलील्स हैं, उसमें से ये वाला फीमेल का है, ये मेल का है, तो सपोज करिए फीमेल का डोमिनेंट अलील कैरी कर रहा था तो एक्सप्रेस जो होगा वो डोमिनेंट ही होगा। लेकिन फर्दर जनरेशन में जाते वक्त सपोज करिए मेल से आया वाला अलील ही सेग्रीगेट होके गमेट में गया, जो गमेट फ्यूज हुआ किसी और के साथ। अब जो फ्यूज हुआ किसी और के साथ वो सपोज करिए ये डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव था, जो फ्यूज हुआ वो रिसेसिव से फ्यूज हुआ। दोनों रिसेसिव होने के कारण एक रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को डिपिक्ट करेंगे। इसमें क्या हो गया कि ये सेग्रीगेशन था जब डिवाइड कर रहे थे, लेकिन आगे जनरेशंस में जाते भी रहेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। ये सपोज करिए ये अलील लोअर ट्रेट के लिए है, रिसेसिव ट्रेट के लिए है, तो ये हमेशा अपने को रिसेसिव ट्रेट के लिए ही मेंटेन करते हैं। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हर एक कैरेक्टर का जो 2 ट्रेट्स हैं, उसके जो 2 पेयर ऑफ एलील्स हैं, वो अपनी आइडेंटिटी अपना ट्रेट के लिए जो भी वो कोड कर रहे हैं वो कभी छोड़ते नहीं है। It stays with them even if they go and they go into 10 to 20 times of permutation combination पे जाएंगे भी तो they would carry their own identity. That is what independent assortment is. अब उसके कुछ पनेट सिस्टम्स के थ्रू हमने उसको कुछ जानने की कोशिश की है, कैसे कैसे हम उसको समझ सकते हैं कैरेक्टर्स को। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। That's all for today. We'll meet next week. Okay? We'll sign off over here. सभी को बोलिए क्लासेस ज्वाइन करें, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? सर बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, कुछ चीज कुछ समझ में आती है, बताता हूँ तो कि समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता है तो भी आप लोग मुझे
यू मेक मी अवेयर ऑफ कि नहीं समझ में आता सर, ऐसा कुछ है? समझा तो है सर, पर थोड़ा कंफ्यूजन है जैसा? सेग्रीगेशन में। अच्छा, तुम्हें क्या तो मालूम आप है? थोड़ा एक बार, नहीं सर आपने ठीक है, बताया हाँ, वही पता है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, फिर से अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। यस सर। चलिए, shall we leave now? यस सर। ओके then, ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.